चलिए बेटा, गुड आफ्टरनून जी। अब करें आज का लेक्चर स्टार्ट। बेटा, आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप में से कुछ स्टूडेंट्स को डाउट थे। लास्ट टाइम याद है वी डिस्कस फैक्टर्स ऑन व्हिच कंडक्टेंस ऑफ आवर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स। उसमें बेटा पहला कराया था नेचर ऑफ, मैंने याद करो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड किया था साइज ऑफ आयंस एंड देयर सॉल्वेशन। बेटा सॉल्वेशन का कंसेप्ट बेसिकली क्या था कि अगर मेरा नेगेटिव चार्ज है तो हाउ मेनी पॉजिटिव चार्ज आर सराउंडिंग इट, more is the number of the opposite charge surrounding, more is its solution। तो बेटा क्या था, मैंने एक बार ये नेगेटिव चार्ज ड्रॉ कर दिया, एक बार मैंने नेगेटिव चार्ज ये, तो इसके आसपास हमारे पास पॉजिटिव, ये इसके आसपास पॉजिटिव आ गए, इसके आसपास यहाँ पर ये सभी पॉजिटिव साइंस आ गए, ये सारे बेटा पॉजिटिव आ गए। तो देखो इस आयन की मूवमेंट आसान हो गया बिकॉज दिस वाज स्मॉलर इन साइज। इसको पॉजिटिव चार्ज से चार्ज सराउंड करके बैठे थे। नाउ दिस आयन कैन मूव इजीली। इस नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्लो, बिकॉज मोर पॉजिटिव चार्ज आर सराउंडिंग इट। तो इससे मुझे बेटा एक बेसिक मिल गया, स्मॉलर इज द साइज ऑफ आयन, लेसर इज इट्स सॉल्वेशन। तो उसके ऑपोजिट चार्ज कम थे, तो मोबिलिटी ऑफ दिस आयन इज मोर। और अगर इसकी मोबिलिटी ज्यादा है तो मन्नत पक्का है इसकी कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब बताओ मन्नत, पहले मन्नत को और सबको ये पॉइंट क्लियर। चंद्रेश तुझे थोड़ा बेटा मुश्किल लगेगा क्योंकि ये बीच में टॉपिक था। हाँ जी मन्नत, क्लियर। यस सर। अब बेटा इसका सेकंड पॉइंट था कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन ऑफ आवर सॉल्यूशन। तो बेटा इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट था, NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है ना चंद्रेश, पर अगर इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया, दैट मींस NaCl में वाटर ऐड किया, दैट मींस मैंने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया। जैसे ही NaCl में वाटर ऐड किया तो दीस नेगेटिव चार्ज मूव अवे। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या चले गए, दूर। अगर दूर गए, डिस्टेंस ज्यादा, तो फोर्स ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, वीक। सो मोबिलिटी ऑफ दीज आयंस इंक्रीजेस। अब बेटा पहले NaCl क्या था, कंसंट्रेटेड। जैसे ही उसमें मैंने वाटर ऐड किया, दैट मीन मैंने सॉल्यूशन को क्या कर दिया, डाइल्यूट। यही कंसेप्ट था। दैट मींस मोर इज द डाइल्यूशन, lesser more is the dilution, more will be the separation of our positively and negatively charged ions. Therefore, mobility of these ions will increase. That means as concentration decreases, conductance of our electrolytic solution will increase. वहां पे conductance बढ़ जाएगी। अब बताओ बेटा क्लियर हुआ ये पॉइंट भी। हाँ जी, यस अब तो सर। नहीं कोई डाउट मन्नत। नो सर। चलो क्लियर, गुड बेटा। अभी तुम में से लेट कौन ज्वाइन कर रहा है, सबसे लेट कौन आया बेटा। हाँ जी अक्षत। यस सर, वो मेरा में कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। अभी तू भी, अभी दो दो स्टूडेंट्स और भी है जो छुट्टी पर बैठे हैं अभी। चल कोई बात नहीं बेटा, नेट का होता है, इसलिए मैंने अभी अक्षर नया टॉपिक स्टार्ट नहीं किया बेटा। लास्ट टाइम किसी को डाउट था सॉल्वेशन का कंसेप्ट और एक डिल्यूशन ऑफ आवर सॉल्यूशन, बस बेटा वही मैंने क्लियर किए थे। अब बेटा अगर लास्ट ओके टाइम सर। के टॉपिक्स क्लियर थे, आज हमारा ना ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंसेप्ट शायद खत्म हो जाएगा। क्लियर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का आज बेटा हमारा टॉपिक था। मैंने आपके साथ 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करनी है। ये पांचों टर्म्स आपस में क्या थे, रिलेटेड। तो सीबीएसई के पेपर में आपको ये पांचों टर्म्स या तो डिफाइन और इनके यूनिट्स आ जाएंगे, और कंपटीशन तक इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आज सबसे पहले दो टर्म्स क्लियर करनी है। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को याद है हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बाय आर। रेजिस्टेंस को बाय रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट बाय आर एंड कंडक्टेंस of given electrolytic solution। क्लियर बेटा, इन टर्म्स को अगर क्लियर करना है तो एक ना चंद्रेश, इन सब बच्चों को तो बेटा आदत पड़ गई मेरे साथ, जब भी कोई डेफिनेशन होता है तो खन्ना सर पहले ना एक्सप्लेन करते हैं, तो तुम लोग ऊपर 3-4 लाइनें छोड़ देते हो कि खन्ना सर इसकी अभी डेफिनेशन बाद में लिखवाएंगे। तो बेटा रेजिस्टेंस जब तुम लोग 10th क्लास से पढ़ रहे थे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। तो R इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, V/I। क्लियर, या यहाँ पर मैं इसको E को रिप्लेस किससे कर दूं, EMF से। तो E इज इक्वल टू आई आर। तो R इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, E/I। तो R के यूनिट्स मुझे सबसे आसान लगते थे। R के यूनिट्स हमारे पास क्या थे, ओम्स। R का यूनिट हमारे पास क्या था, ओम।
देखो बेटा आर की डेफिनेशन हमारे पास सबसे सिंपल आ गई, लिखवा दूं फर्स्ट डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? लिख लो बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? if to the ends of conductor, if to the ends of conductor is applied voltage EMF E, is applied voltage EMF E and current I flows through it, and current I flows through it, then resistance of the conductor, then resistance of the conductor is given by, ये फॉर्मूला आ गया R is equal to E by I. Excuse me, sir. फॉर्मूला R is equal to E by I. सर डेफिनेशन रिपीट कर दोगे सर, आपकी आवाज कट गई थी सर. मेरी आवाज कट गई थी? सर मेरे पास मेरा नेट आज थोड़ा सा स्लो है. अच्छा फिर ठीक है, मैं कहा मेरी तरफ से तो नहीं, क्योंकि बेटा मैंने यहाँ पर ना अब 2 या 3 दिन से, अगर आपने अब देखा होगा वॉइस की क्वालिटी और इम्प्रूव कर दी, मैंने नया पूरा ये स्पीकर सिस्टम नया अटैच कर दिया है. ठीक बेटा, तो फिर रिपीट कर देता हूँ. इफ टू द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, if to the ends of conductor a voltage EMF is applied, a voltage EMF E is applied and a current I flows through it, and current I flows through it, then resistance of the conductor, is given by E by I. तो बेटा मुझे आज ना किसी का यूनिट नहीं आता, मुझे यहाँ पर सिर्फ रेजिस्टेंस का यूनिट क्लियर है, दैट इज ओम्स. पर एक बार ना बेटा आपके कॉम्पिटिशन्स में ये जो आर है इसको आ गया एक्सप्रेस इन बेसिक यूनिट्स. फिर आर को एक्सप्रेस करना आ गया इन बेसिक यूनिट्स. तो बेटा जब मेरे साथ लास्ट चैप्टर किया था, किसी को अगर याद है, मैं चीजों को क्रैम नहीं कर पाता था, फॉर्मूलेस को या इनके यूनिट्स को मैं ब्रेकअप करता था. तो आर इज इक्वल टू ई बाय आई, इसको मैं वी बाय आई भी लिख सकता था. आप लोगों ने फिजिक्स में पक्का किया, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट. पर यूनिट क्या होता है? चार्ज. वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और नीचे हमारे पास क्या है? आई. इसी को अगर मैं और ब्रेकअप कर दूं तो वर्क डन हमारे पास क्या था? एफ इंटू एल. नीचे यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? चार्ज. यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? 1 बाय आई. क्लियर? अगर आप इसे भी और ब्रेकअप कर दूं, फोर्स हमारे पास क्या था? मास इनटू एक्सेलरेशन बाय एल. चार्ज क्यू याद होगा तो क्या था? आई इनटू टी. यहाँ पे क्या है? 1 बाय आई. तो देखो बेटा मेरे यूनिट्स खुद ही नहीं आ गए. इसको मेजर हम लोग करते हैं किलोग्राम, इसे हम लोगों ने मीटर किया मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और इसको भी मेजर किया मीटर. तो चलो अभी मैं मीटर लिख दिया, और नीचे मेरे पास आई, और ये भी आई. क्या हो गया मेरे पास? एम्पियर स्क्वायर. और टाइम मेरे पास क्या आ गया? सेकंड. तो दैट मींस यहाँ पे इसके बेसिक यूनिट्स हमारे पास, इसके बेसिक यूनिट्स मेरे पास क्या आ गए? किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, और नीचे मेरे पास आ गया एम्पियर स्क्वायर, और साथ में क्या हो गया? सेकंड क्यूब. ये आगे बेटा आर के हमारे पास बेसिक यूनिट्स. तो ये आपके कंपटीशन तक बड़ी बार आ रखा है. 1 ओम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज. तो बेटा इस फॉर्मूले को मुझसे रटता नहीं लगता, मुझे आर का कंसेप्ट क्लियर है. ई बाय आई. ई बाय आई क्या था? वी बाय आई. वोल्टेज आप लोगों ने फिजिक्स में पक्का किया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. मुझे वर्क डन के भी यूनिट्स नहीं आते, तो वर्क डन क्या पड़ा था? एफ इंटू एल. एफ के भी नहीं आते, इसको भी ब्रेक कर दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन, साथ में एल, और आई एम्पियर स्क्वायर हो गया, और टाइम यहाँ पर ऊपर सेकंड स्क्वायर, और नीचे आ गया सेकंड क्यूब. ये आगे बेटा बेसिक यूनिट्स ऑफ आवर आर. अब बताओ सबको पहला सिंपल बेसिक यूनिट्स ऑफ आर क्लियर के नहीं? हाँ जी बेटा सबको क्लियर? बोल दो यस. Yes, sir. हाँ जी क्लियर सबको? अगर ये क्लियर है, अब हाँ जी नीरज पूछना कुछ? सब मेरे को पूछना है. हाँ जी सब मैं कह रहा हूँ कि हमने ई की वैल्यू पुट की है क्या? बेटा देखो आर इज इक्वल टू क्या था? ई बाय आई. ईएमएफ का बेसिक यूनिट क्या था? वोल्ट्स. तो आर इज इक्वल टू वोल्ट्स पर यूनिट करंट आ गया. वोल्ट्स आप लोगों ने फिजिक्स में कर रखा है बेटा, ये आपके डेरिवेशंस है, ग्रेविटेशन के चैप्टर में आता है. तो वोल्टेज बेसिकली क्या था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो ये वर्क डन बेसिकली क्या था? एफ इंटू एल बाय चार्ज.
एफ हमारे पास ब्रेकेज कर दूं तो क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर, तो मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ का यूनिट क्या था, मीटर। इन सबको इकट्ठा कर दिया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब और साथ में एम्पियर और एम्पियर मल्टीप्लाई एम्पियर स्क्वायर। ओके सर। ठीक है अक्षत, क्लियर? यस सर। हाँ जी बेटा क्लियर। ये था बेटा हमारा पहला आर का कंसेप्ट आ गया। अब याद है रेजिस्टेंस के बाद सेकंड टर्म मैंने क्या लिखी थी, कंडक्टेंस। तो बेटा कंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, बाय जी। तो देखो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस थोड़ा सा सोचो, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी लेसर विल बी द कंडक्टेंस ऑफ आवर गिवन सॉल्यूशन, क्योंकि जितना मैं रेजिस्ट करूंगा तो मोबिलिटी ऑफ आवर आयंस विल डिक्रीज। तो मींस जी को डिफाइन करना क्या हो गया, आसान। जी इज इक्वल टू 1 बाय आर, G is equal to 1 by R. So that means reciprocal of resistance. That is the conductance of our given electrolytic solution. और इसके यूनिट्स को भी देखो रट्टा नहीं लगाना पड़ा, क्या आ गया, ओम इनवर्स। ये लिख दूं या मैं इसका यूनिट लिख दूं ओम इनवर्स, या इसको एक और हम लोगों ने दे रखा है सीमन, SIEMEN, या इसको सिंपल S। ये सारे बेटा हमारे पास कंडक्टेंस के यूनिट्स थे। ओम इनवर्स या सीमेंस लिख दूं या एस लिख दूं, या एक और आपको बुक में मिल जाएगा, इसका रिवर्स कर दूं MHO महो। क्लियर, तो इसका अलग अलग बुक्स में अलग अलग यूनिट्स है। और सीमेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बाय एस। इसलिए बेटा मैंने आपको कहा था मुझे ना इनके फॉर्मूले याद नहीं रहते या यूनिट्स, बस पूरे लॉजिक का एक यूनिट आता है। रेजिस्टेंस का क्या था, ओम, बाकी बस वैल्यूज पुट करते गए। तो बेटा कंडक्टेंस की भी लिख लो डेफिनेशन, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, reciprocal of resistance is known as conductance of given electrolytic solution, is known as conductance of given electrolytic solution। सर एक बार फिर से रिपीट करना। रेजिस्टेंस क्या था, रेसिप्रोकल, सॉरी कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस is known as conductance of given electrolytic solution। ठीक बेटा, और इसके यूनिट्स क्या आ गए, G इज इक्वल टू 1 बाय R। इसका यूनिट क्या था, ओम। तो ओम इनवर्स लिख दूं, ओम इनवर्स ऐसे लिख दूं, या सीमेंस लिख दूं, या एस सिंबल दे दूं, ऑल मींस वन एंड सेम थिंग। अब बताओ बेटा मेरे साथ दो टर्म्स तो क्लियर कर दूं रब? हाँ जी बेटा रब कर दूं? यस सर। बोल दिया करो यस सर, नो सर। हाँ जी कर दो रब। सर आपने लास्ट वर्ड क्या बोला था, गिवन इलेक्ट्रोलिटिक solution, conductance of given electrolytic solution। ठीक बेटा? हाँ जी सर। अब इसके बाद बेटा मुझे दो टर्म्स और आज क्लियर करनी थी, वो कौन कौन सी थी, रेजिस्टिविटी, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बाय रो, एंड साथ में क्या था मेरे पास, कंडक्टिविटी, या इसको एक और नाम क्या दे रखा है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको लास्ट में मैंने क्लियर किया था, पहले मैंने क्या बना दिया, के बनाकर इसे थोड़ा सा इनसाइड फोल्ड कर दिया, तो दिस वाज नोन एज आवर कापा, ये दिस वाज नोन एज आवर कापा। अब बेटा आगे ना बड़ी हमारे डेरिवेशंस और इनके न्यूमेरिकल्स के कांसेप्ट्स आएंगे। अब ये रेजिस्टेंस का आप लोगों ने फिजिक्स में पक्का पढ़ रखा है, जो आर का कांसेप्ट था हमारे पास, दिस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आवर कंडक्टर, or inversely proportional to the cross sectional area of that conductor। Here जो resistance था that was directly proportional to the length of conductor या inversely proportional to the cross sectional area of that conductor। तो देखो बेटा अगर इन सबको इकट्ठा कर दूं तो R is directly proportional to L by A, और R is equal to rho into L by A। ये आ गया क्लियर। ये here rho stand for, अगर बेटा ये रो किसी को मुश्किल लग रहा है बनाना तो ये ऐसे बनाया था मैंने रो, बस क्लियर। डेंसिटी को नहीं रिप्रेजेंट करते इससे, बस रो भी सेम सिंबल था, क्लियर। तो यहाँ पे रो, तो R इज इक्वल टू रो इनटू L बाय A। अब याद है मैंने आपके साथ जब भी कांस्टेंट को डिफाइन किया है सॉल्यूशंस में, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू M, सारी चीजों को यूनिटी घुमाते थे। ऐसे बेटा अगर मुझे यहाँ पे रो को डिफाइन करना है
मैं सबको यूनिटी घुमा दूं, दैट मीन लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या ले लूं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो रेजिस्टिविटी विल बिकम इक्वल टू रेजिस्टेंस। अभी बेटा डेफिनेशन लिखवा दूंगा, एक बार बस सुन लो। क्लियर? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ आवर गिवन कंडक्टर when length of the conductor is considered to be 1 centimeter and cross sectional area of that conductor is considered to be 1 square centimeter। ये था बेटा रेजिस्टिविटी। अब अगर आप मुझे कहोगे ना खन्ना सर रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या है, बेटा खन्ना सर को रेजिस्टिविटी के यूनिट्स नहीं आते, पर मुझे यहाँ पे इस फॉर्मूले को तोड़ना आता है। रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। आर का यूनिट हमारे पास क्या था ओम, एरिया हमारे पास क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ हमारे पास क्या थी सेंटीमीटर, तो रो का यूनिट पक्का है, मेरे पास क्या आ गया ओम सेंटीमीटर, तो आर के यूनिट्स हमारे पास आ गए ओम सेंटीमीटर। क्लियर? अब बताओ बेटा रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट सबको क्लियर? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों को इकट्ठा कर दिया, कांस्टेंट को रिप्लेस कर दिया, तो दिस रो वाज आवर रेजिस्टिविटी। जब भी खन्ना सर कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं सारी टर्म्स को क्या कर देते हैं यूनिटी। So resistivity is equal to resistance of given electrolyte when conductor's length is considered to be 1 centimeter and its cross sectional area is 1 square centimeter। तो बेटा आपके CBSE के पेपर में बड़ी बार how rho and kappa are related, ये इनके न्यूमेरिकल्स या इनके यूनिट्स पे क्वेश्चंस आए हैं। अब बताइए सबको रेजिस्टिविटी क्लियर? लिखवा सकता था डेफिनेशन रेजिस्टिविटी? Yes, sir. लिखवा सकता? चंद्रेश तुझे भी क्लियर होगा ना बेटा, तेरा पहला लेक्चर है मेरे साथ ग्रुप में। चंद्रेश Yes, sir. क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. Clear है। चलो गुड बेटा। अब लिख लो व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिविटी? इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टिविटी, इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर whose length is 1 centimeter, whose length is 1 centimeter and its cross sectional area is मुझे नहीं पता क्या लिखूं बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया? सर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 square centimeter। हाँ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कर दो या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? अब बताओ बेटा मेरे साथ यहाँ पर रेजिस्टिविटी की टर्म क्लियर? अगर रेजिस्टिविटी क्लियर है तो कोई तो मान लेगा जो कापा होगा, कापा दैट विल बी बेसिकली 1 ओवर रो, दैट विल रेसिप्रोकल। हाँ जी, कापा की यही डेफिनेशन हो जाएगी 1 बाय रो कि नहीं? हाँ जी बेटा, हाँ जी क्लियर हुआ? ये कापा इज इक्वल टू 1 बाय रो आ जाएगा, Yes, sir. मानते हो? तो दैट मींस रेजिस्टिविटी क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। लिख लो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज reciprocal of resistivity is known as conductivity or specific conductance। और देखो बेटा अब इसके यूनिट्स याद करने आसान हो गए। कापा इज इक्वल टू क्या था 1 बाय रो, तो दैट मींस कापा के यूनिट्स यहाँ पे घूम फिर कर मेरे पास क्या आ गया ओम इनवर्स और साथ में सेंटीमीटर इनवर्स, या किसी बुक में एस और साथ में सेंटीमीटर इनवर्स। इसलिए बेटा आपको कहा था मुझे सिर्फ आज के लेक्चर में सिर्फ किसके यूनिट्स आते हैं, बस रो आर के रेजिस्टेंस के, उसी से बाकी के सारे यूनिट्स मैंने डिराइव कर दिए। अब बताओ बेटा कापा तक तो टर्म्स क्लियर? हाँ जी बेटा क्लियर यहाँ तक? हाँ जी यस सर। अगर ये क्लियर है, अब बेटा आपकी बुक्स में तो नहीं दिया, यहाँ पे मुझे ना न्यूमेरिकल्स के लिए एक और डेफिनेशन चाहिए थी। लिख लो एक और डेफिनेशन यहाँ पर नया, व्हाट डू यू मीन बाय सेल कांस्टेंट? व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेल कांस्टेंट? इस सेल कांस्टेंट को बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय जी स्टार, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय जी और यहाँ पे ऊपर इसके क्या बना दिया स्टार। दिस इज गिवन बाय एल बाय ए, जी स्टार इज गिवन बाय एल बाय ए। एल अब किसी को तो क्लियर होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर और ए क्या था क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट कंडक्टर। तो तुम बताओगे अब जी स्टार के यूनिट्स क्या होंगे? हाँ जी बेटा इसके यूनिट्स क्या होंगे जी स्टार के? सेंटीमीटर सेंटीमीटर इनवर्स।
गुड गुड मींस मेरा लॉजिक पकड़ रहे थे, ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे मेरे पास क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घूम करके इसके यूनिट्स क्या आ गए सेंटीमीटर इनवर्स। बेटा ये आपके सीबीएसई में ना 1 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय जी स्टार या सेल कांस्टेंट, गिव इट्स यूनिट्स। तो सेल कांस्टेंट बेसिकली क्या था, रेशियो ऑफ, ये रेशियो था, या क्रॉस लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट कंडक्टर, तो दैट इज आवर सीएम इनवर्स। इससे ना बेटा एक हमारा रिलेशन आता है, कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। बेटा इसके हमारे पास न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। क्लियर। अब आप बताओगे यहाँ पे कापा स्टैंड्स फॉर, हाँ जी बेटा कापा क्या स्टैंड करता था, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जी मेरे पास क्या था कंडक्टेंस, और जी स्टार हमारे पास क्या था, दिस वाज आवर सेल कांस्टेंट। अब बेटा पता क्या, मैं भी जब नए नए न्यूमेरिकल्स कराता था, मैं इनके नए नए न्यूमेरिकल्स में ना फॉर्मूलेस में कंफ्यूज होता था। तो देखो बेटा अब यहाँ पर मैंने आपके साथ, किसी को फॉर्मूला आसान लगता है फिजिक्स का, किसी को ये फॉर्मूला आसान लगता है, खन्ना सर मुझे ये फॉर्मूला याद करना आसान है। कोई स्टूडेंट मुझे कहता है खन्ना सर आपका ये फॉर्मूला आसान लगता है, पापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। बेसिकली बेटा दोनों का एक ही मीनिंग था। कैसे, मैंने यहाँ पे आर को ब्रेक कर दिया, आर को मैं यहाँ पे 1/g लिख सकता था, रो को मैं यहाँ पर 1/kappa लिख सकता था, साथ में क्या था L/A, और kappa इज इक्वल टू G इंटू L/A, और kappa इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार आ गया। हाँ जी बेटा, अब कुछ खन्ना सर से आप पढ़ के क्लियर हो रहा है, ये फॉर्मूला याद रख लो या ये मींस वन एंड सेम थिंग। तो R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, आपको आसान लगा फिजिक्स का। R क्या था, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, रो क्या था कंडक्टिविटी, तो कापा को इधर ले गया, G इधर, L/A, L/A अभी क्लियर किया था, क्या था सेल कांस्टेंट। अब किसी को क्या लगा खन्ना सर हमें आपका ये रिलेशन आसान लगता है, कापा इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार, तो कापा को मैं यहाँ पे ब्रेकअप कर सकता था 1/रो, जी को मैं ब्रेकअप कर सकता था 1/r, जी स्टार मेरे पास क्या था L/A, तो r इज इक्वल टू रो इंटू L/A आ गया। तो बेटा जब मैं नया नया पढ़ाता था ना, तो ये फॉर्मूले मुझे भी बड़े मुश्किल लगते थे। जब न्यूमेरिकल करता था, किसी बुक में इससे कर रखा, किसी से इसमें, किसी में क्या ब्रेकअप, तो मैं न्यूमेरिकल में खुद ही फंस जाता था। फिर धीरे धीरे मैंने और लॉजिक क्या बनाया कि किसी को फिजिक्स का रिलेशन आसान, किसी को केमिस्ट्री का रिलेशन आसान लगता है, जो आपको पेपर में सॉरी बेटा तो जो आपको पेपर में आसान लगे वही फॉर्मूला याद रखो, याद करके उसी को तोड़ ताड़ कर दूसरे में कन्वर्ट कर दो। इससे बताओ बेटा थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स का कंसेप्ट मेरे साथ क्लियर हो रहा है। तो देखो अब बेटा अगर मैंने पेपर में कहा फाइंड आर, तो आर के लिए मुझे क्या रो भी चाहिए, एल भी चाहिए और ए भी चाहिए। अगर मैंने आपको जी कहा तो मुझे कापा भी चाहिए और जी स्टार L/A भी चाहिए। तो देखो ये सारी टर्म्स आपस में रिलेटेड होगी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, all these terms are related to one another, सारी टर्म्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड थी फॉर आवर न्यूमेरिकल्स। तो मुझे यूनिट सिर्फ किसका आता है, आर का, उसी से मैंने सभी के बेसिक यूनिट्स को ड्राइव किया। अब बताओ बेटा यहाँ तक चारों डेफिनेशंस क्लियर, किसी को कोई डाउट, या ये जो फॉर्मूला मैंने कन्वर्ट करने का लॉजिक दिया क्लियर सबको। हाँ जी यस बेटा, सर, यस सर। पक्का कोई डाउट तो नहीं है, हाँ नो जी सर। क्लियर। तो चलो गुड, अगर यहाँ पे क्लियर है। अब बेटा इस कंसेप्ट के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले बस मुझे एक टर्म क्लियर करनी रहेगी, वो हमारे पास क्या था, मोलर कंडक्टिविटी। और ये बेटा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टर्म थी, मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर, मोलर कंडक्टिविटी, इसको बेटा हम लोग इन्वर्टेड वी बोल दो, या इसको डेल्टा दे रखा बुक में, तो यहाँ पे डेल्टा एम। तो बेटा यहाँ पर जो डेल्टा एम है, ये रिलेशन की ना डेरिवेशन नहीं है हमारे पास, इसका सिर्फ रिलेशन है कापा इंटू 1000 बाय सी, सी स्टैंड फॉर कंसर्वेशन। याद है कंसर्वेशन हम लोगों ने क्या कर रखा था, मोल्स पर लीटर। क्लियर, तो बेटा अब यहाँ पर मेरे पास कापा का यूनिट मुझे क्लियर था, कापा का यूनिट याद है क्या था, एस सेंटीमीटर स्क्वायर, यही था ना हमारे पास। और अब आगे कंजर्वेशन हमारे पास क्या थी, मोल्स पर लीटर। बेटा ये 1 लीटर का हम लोगों ने कर रखा था 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर, या 1 इज इक्वल टू, क्लियर, यहाँ पर हमारे पास इसी टर्म को 1 लीटर इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर मैं लीटर इनवर्स और साथ में क्या कर सकता था इसको सेंटीमीटर
क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखो ये घूम करके मेरे पास यहाँ पर इसके जो यूनिट सॉरी मोल्स पर लीटर, तो ये 1000 था। इसको अगर ब्रेकअप किया तो हमारे पास आ जाता है एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और साथ में क्या आ गया लीटर इन एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारे पास डेल्टा एम के यूनिट्स आ जाएंगे, एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर? तो यहाँ पे क्या था मोल्स पर लीटर था, पर 1 लीटर इज इक्वल टू क्या था 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसका 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर पुट किया, कट कट आ गए, तो घूम फिर क्या सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ गया। क्लियर? डेल्टा एम। एक्सक्यूज मी सर, अब एक बेटा डेफिनेशन लिखवा दूं पहले डेल्टा एम। सर एक डाउट था हाँ जी हाँ जी सर। कापा था जो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी था, और हाँ जी। रेसिस्टिविटी का रो जो यूनिट था वो सेंटीमीटर में था, मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा सॉरी सर इधर। बेटा, हाँ यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मेरे पास एस सेंटीमीटर इनवर्स, एस सेंटीमीटर इनवर्स, और लीटर क्या था 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो देख यहाँ पर ये 1000 लीटर क्यूबिक सेंटीमीटर कट गया, तो घूम फिर के आ गया एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सर और सर कंसंट्रेशन हमने मोलारिटी वाली क्यों ली है? कंसंट्रेशन याद कर क्या था मोल्स पर लीटर था ना बेटा, और ऊपर हम लोगों ने क्या कर रखा है 1000। अब याद है 1 लीटर इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दी, तो हुआ क्या मेरे बच्चा यहाँ पर सेंटीमीटर माइनस क्यूब नीचे था और -1 ऊपर, कट के ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया तो सर जैसे वो लीटर इनवर्स था तो 1000 के ऊपर नहीं चला जाएगा? बेटा 1000 को तो ऊपर इसके भी तो यूनिट्स पुट कर देंगे ना हम लोग, लीटर को यूनिटी फैक्टर के बेस पे, तो इस पे यूनिट्स पुट करेगा, ये आ जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स, सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स। तो यहाँ पे लीटर इनवर्स और लीटर इनवर्स कट गया, तो ये सेंटीमीटर के साथ यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर रह गया। ठीक? और सर 1000 किधर गया? 11th क्लास में हम लोगों ने ये कर रखा था बेटा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसको मैं लिख सकता था 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर और लीटर इनवर्स, तो बस वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी और कुछ नहीं। ठीक बेटा? क्योंकि 11th नहीं क्लास सर, में ये 1000 यूनिटरी वो तो फैक्टर समझ गया, बेटा, ये यूनिटरी फैक्टर हमारे समझ गया, हो गया ये क्लियर, 1000 क्योंकि किधर गया? यूनिटरी फैक्टर कर रखा था 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, और यहाँ पर वैल्यू पुट की लीटर इनवर्स का, लीटर इनवर्स गया, ये आ गया एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर? अब बेटा इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले सर फिर सबसे वो बड़ी 1000 डेफिनेशन किधर आ गया? जाएगी। वो 1000 किधर गया? फिर जैसे लीटर इनवर्स कट गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया 1000। बेटा ये जो 1000 था, यहाँ पे जो 1 लीटर भी था हमारे पास, ये भी क्या था हमारे पास 1000 भी था, ये कट गए फैक्टर्स हमारे पास, ये फैक्टर्स कट जाते हैं, तो कट ठीक कटा है के हमारे पास यहाँ पर सिंपल रह गया एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसके यूनिट्स आ गए एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मैंने सिर्फ यूनिट्स लिखे बेटा यहाँ पर, 1000 को नहीं, मैंने सिर्फ यूनिट्स क्लियर कर दिए, डेल्टा इज इक्वल टू एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक? ठीक है, आ गया सर। अब बेटा एक लिख लो डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस मोलर कंडक्टिविटी। ये सबसे बड़ी डेफिनेशन है बेटा हमारे पास, तो आराम से नोट डाउन करना, क्योंकि मैं वर्डिंग इसकी चेंज करता रहता हूँ बीच में। तो देखो बेटा, मुझे मोलर कंडक्टिविटी का एक कंसेप्ट क्लियर है। मैंने अगर 1 मोल लिया है NaCl, तो वो मुझे टूट कर क्या देगा 1 मोल ऑफ Na+ और 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव। अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड, तो वो मुझे देता 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयंस और 2 मोल्स किसके देता ऑफ आवर क्लोराइड आयंस। तो बस क्या था, मोर इज द नंबर ऑफ आयंस जनरेटेड, मोर विल बी द कंडक्टेंस ऑफ आवर गिवन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो बेटा सबसे बड़ी डेफिनेशन लिख लो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी, और ये ब्रेक मत लगवाना, लिख लेना साथ साथ, क्योंकि मैं चेंज करता हूँ इसकी डेफिनेशन, वर्ड बाय वर्ड सेम नहीं रहता। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट डिल्यूशन, एट डिल्यूशन, और डिल्यूशन का बेटा वॉल्यूम क्या दे रखा है V, at dilution V is the conductance of all the ions, is the conductance of all the ions produced, of all the ions produced from 1 mole of the electrolyte, from 1 mole of the electrolyte dissolved in V cubic centimeter of the solution, dissolved in V cubic centimeter, dissolved in V cubic centimeter of the solution when electrodes are 1 centimeter apart, when electrodes are 1 centimeter apart
and the area of electrolytes is so large, and the area of electrolytes is so large that that whole solution is contained between them. Whole solution is contained between them. And that the whole solution is contained between them. अब बताओ बेटा ये पांचों टर्म्स मेरे साथ क्लियर हुआ? मैं एक बार फिर लिख देता हूँ बोर्ड पर ताकि इनके न्यूमेरिकल्स करने आसान हो जाए. R is equal to 1 by G. R is equal to हमारे पास क्या था? 1 by G. R is equal to क्या था? Rho into L by A. एरिया अगर किसी को याद हो वायर है तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. और अगर मैंने रेक्टेंगल ले रखा है तो A will become our length into breadth. क्लियर? और एक और अगर फॉर्मूला ध्यान में रखना है वो क्या था? G स्टार इज इक्वल टू L by A. और किसी को ये नहीं याद रहता तो कौन सा याद करना आसान है? कापा इज इक्वल टू G into G स्टार. तो बेटा अब न्यूमेरिकल्स को देखो. अगर मुझे यहाँ पर डेल्टा M पेपर में आ गया फाइंड करो. अगर मुझे बेटा पेपर में डेल्टा में आ गया तो डेल्टा M के लिए मुझे क्या चाहिए? कापा. कापा के लिए मुझे क्या चाहिए? रो का कंसेप्ट. ये तो कापा के लिए मुझे रो के लिए मुझे क्या चाहिए? रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कहाँ से आएगी? कंडक्टेंस. तो तब ये पांचों टर्म्स मेरी आपस में रिलेटेड है. मानते हो बेटा? हाँ जी मानते हो? पेपर में अगर आपको सिर्फ आ गया फाइंड डेल्टा एम और कॉल सीबीएसई में क्या होगा? फाइंड कापा, फाइंड रो, फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड कंडक्टेंस. तो मींस वन एंड सेम थिंग नहीं है. बस पेपर में न्यूमेरिकल बड़ा करते गए. अब करें इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट. 2-3 न्यूमेरिकल करें सिंपल. हाँ जी बेटा फॉर्मूले क्लियर? यस सर. क्लियर? चलो एक Yes, लिखो. sir. चलो बेटा गुड. एक लिखो फर्स्ट न्यूमेरिकल. आज के लेक्चर का पहला न्यूमेरिकल. if specific conductivity हाँ जी बेटा. if specific conductivity of M by 50 potassium chloride solution, if specific conductivity of M by 50 KCl solution at 298 Kelvin is हमें इसकी बेटा वैल्यू गिवन है 0.002765 ओम इनवर्स और साथ में क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स. इस ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स and resistance of the cell containing this solution, and the resistance of the cell containing this solution is 100 ohms. is 100 ohms. पेपर में आ गया कैलकुलेट सेल कांस्टेंट. मैंने आपको कह दिया कैलकुलेट सेल कांस्टेंट. क्लियर? अब बताओ बेटा आपको कौन सा फार्मूला स्ट्राइक करना है? जी स्टार फाइंड सर करना है. कापा इज इक्वल्स टू G into G स्टार. हाँ जी. कापा इज इक्वल्स टू G into G स्टार. आपने से बेटा एक को स्ट्राइक किया कापा इज इक्वल टू G into G स्टार. क्लियर? अगर ये स्ट्राइक किया कापा इज इक्वल टू G into G स्टार तो देखो कापा तो मैंने बड़ा अच्छा दे रखा है और मैंने आपको क्या दिया? रेजिस्टेंस. तो अभी पहले इस फार्मूले को तोड़ दो. तो कापा इज इक्वल टू 1 by R. यहाँ पर क्या आ गया? G स्टार. तो दिस इंप्लाइज G स्टार इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया? कापा into R. तो कापा की वैल्यू क्या थी? 0.002765 इनटू मेरे पास रेजिस्टेंस क्या था? 100. तो ये घूम फिर के मेरे पास आंसर यहाँ पर क्या आ गया? 0.2765 और यूनिट्स आ गए सेंटीमीटर इनवर्स. क्योंकि क्या हुआ इनमें? ये दोनों तो कट गए, घूम फिर के यूनिट रह गया सेंटीमीटर इनवर्स. अब बताओ बेटा सबको क्लियर? हाँ जी बेटा क्लियर? क्लियर? Yes, sir. क्लियर? अब एक स्टूडेंट का क्या था? खन्ना सर मुझे नहीं ये फॉर्मूला याद. आपने रेजिस्टेंस दे रखा है ना? यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा है. तो उस स्टूडेंट ने क्या किया बेटा? यहाँ पर उसने ये कंसेप्ट ऐसे लगाया ही नहीं. उसने यहाँ पे क्या कर दिया? खन्ना सर आपने आर का हमें करा रखा है रो इंटू एल बाई ए. क्लियर? तो कहता सर रेजिस्टेंस भी दे रखी है और आपने रेजिस्टिविटी भी ये आपको कंडक्टिविटी दी है. तो उसने क्या किया? यहाँ पर आर इज इक्वल टू रो को ब्रेकअप कर दिया 1 by कापा. एल बाई ए क्या था? बेसिकली जी स्टार. तो जी स्टार इज इक्वल टू
आर इंटू कापा। देखो बेटा दोनों से मेरा सेम फॉर्मूला ही नहीं आ रहा। हाँ जी बेटा दोनों से सेम फॉर्मूला आ रहा है। ये था मेरे साथ न्यूमेरिकल्स करने के कंसेप्ट कि एक फॉर्मूला जो स्ट्राइक करे लिख दो, लिखकर उसे तोड़ ताड़ कर कन्वर्ट कर दो इनटू आवर गिवन फॉर्म। ये किसी को स्ट्राइक कैसे किया, खन्ना सर रेजिस्टेंस दिया था, उसे स्ट्राइक किया आर इक्वल टू रो इनटू एल बाय ए। एल बाय ए क्या था, जी स्टार। कहता था अब रो नहीं दिया, आपने कापा दे रखा है, तो यहाँ पे 1 बाय कापा, तो जी स्टार इज इक्वल टू आर इंटू कापा। तो यहाँ पे भी क्या आया, आर इंटू कापा। तो अब बताओ बेटा मेरे साथ न्यूमेरिकल में फॉर्मूला यूज करना क्लियर सबको? हाँ जी बेटा क्लियर, बता दो यस सर नो सर। हाँ जी क्लियर, बोल तो दो यस सर नो सर। यस सर। तो इतनी देर क्यों लगाते हो बोलने में सारे? हाँ जी, हाँ भाई आदित्य, आदित्य अक्षत गौरव सबसे कह रहा हूँ, सब बच्चों से। नैना, नैना तू तो सबसे पहले आंसर करती थी, अब आप भी नहीं बोलते। मन्नत, शुभा, परीन, बेटा सारे बोला करो यस सर क्लियर, या कोई डाउट है? क्लियर सर। सारे Clear है बोला sir। करो सभी, ठीक है। चलो अब Clear क्लियर है। करें अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चंद्रेश तुझे भी आसान लगा बेटा, कल मुझसे जब बात कर रहा था कह रहा था न्यूमेरिकल टफ लगते थे, अब क्लियर है बेटा? हाँ जी चंद्रेश, यस सर। चलो गुड, अगर यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर्स में पता नहीं कितनी बार इसी टाइप के ही न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो एक मैं करा दूंगा, एक आपको दे दूंगा घर में प्रैक्टिस करने के लिए। क्लियर, लिखो एक नेक्स्ट। नेक्स्ट, a potential difference of 20 volts, a potential difference of 20 volts applied to the ends of column, applied to the ends of m by 10 AgNO3 solution, m by 10 AgNO3 solution, 4 centimeter in diameter, 4 centimeter in diameter and 12 centimeter in length, and 12 centimeter in length, gave a current of 0.20 ampere, gave a current of 0.20 ampere. Calculate। अब बेटा यहाँ पर ना मैंने सिंबल्स दिया है, मैंने एक ये और एक ये पूछा है, बताओगे इनका नाम क्या क्या था? कैलकुलेट, ये क्या था? सर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, चलो गुड, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या क्या था? कंडक्टिविटी, और दूसरा मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, ये आ गया। अब देखो बेटा मुझे बुक में कैसे सॉल्व किया मुझे नहीं आता, मुझे यहाँ पर डेल्टा एम अगर फाइंड करना है तो डेल्टा एम के लिए क्या था, तो यहाँ पर हमारे पास कापा इंटू साथ में क्या था 1000 बाय सी। ये कापा के लिए मुझे दिया था, मेरे पास फॉर्मूला क्या था 1 बाय रो, और रो हमारे पास क्या था आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। तो देखो बेटा मुझे कापा फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, रो। रो के लिए मेरे पास कंसेप्ट क्या था, आर इज इक्वल टू दिस, तो रो इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा ए इंटू आर डिवाइडेड बाय एल। क्लियर, तो बेटा ये था। अब अगर आप बुक उठाओगे आपकी बुक में सीधा ये फॉर्मूला लगा रखा है। क्लियर, तो मुझे क्या था, मुझे फाइंड करना था डेल्टा एम, तो डेल्टा इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 बाय सी। तो मुझे कापा फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, रो। रो फाइंड करने के लिए ये। अब तुम में से एक स्टूडेंट कहता है खन्ना सर ए और एल का कंसेप्ट तो आ जाएगा, आर तो अभी भी नहीं दिया। जब मैंने आर नहीं दिया तुम लोगों ने फिजिक्स में कर रखा था V इज इक्वल टू आर, तो आर इज इक्वल टू क्या था V बाय आई। तो यहाँ पर मैंने आपको वोल्टेज दे रखी है 20, ये और करंट कितना दे रखा है 0.20, तो ये घूम फिर के मेरे पास आर आ जाएगा पहले। हाँ जी बेटा आर आ गया। अगर आर आ गया तो तुम में से कोई बताएगा, लेंथ मैंने बड़ी अच्छी दे रखी है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, तो ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, वायर क्या होता था पाई आर स्क्वायर, तो कोई तो मानेगा एरिया को मैं पाई और साथ में आर, आर का क्या आ गया 2 का स्क्वायर कर सकता था, क्योंकि मैंने आपको डायमीटर दे रखा है 4, तो रेडियस क्या रह गया 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आर भी आ गया। इसलिए ये न्यूमेरिकल सिर्फ कैलकुलेशंस में बड़ा था बेटा,
और आपको पहला टीचर है जो कह रहा है कैलकुलेशन, मन्नत को प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इसका कैलकुलेटर अलाउड है आईसीएसई में। आप सबको बेटा इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेशंस बस बड़ी लगेंगी और कुछ नहीं, नहीं तो आंसर फाइंड करने सिंपल है। क्लियर? अभी भी अगर तुम में से किसी को डाउट आ रहा है सर रब मत करना सर। नहीं बेटा, मैं सारा दोबारा लगा करने, सारा दोबारा। ये तो अभी मैंने जिन बच्चों का जल्दी पिकअप हो जाता है मेरे साथ, उनके लिए मैंने ये सारा ऐसे कर दिया था। अब मैं सारा प्रॉपर लगा करने इस न्यूमेरिकल को। कैसे? मुझे क्लियर था R इज इक्वल टू V बाय I। तो ये मेरे पास क्या आ गया 0. कितना दिया था 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट बाय 0.20, तो ये घूम करके मेरे पास आ गया 100 ओम। ये आते मेरे पास R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A। तो रो इज इक्वल टू R इंटू A बाय L। R की वैल्यू मेरे पास आ गई 100 ओम्स। एरिया मेरे पास आ गया पाई। पाई की वैल्यू ज्यादा क्या थी 3.14 इंटू 2 का क्या आ गया स्क्वायर, और ऊपर साथ में क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब यहाँ पे R का कंसेप्ट आ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया, और लेंथ अब मेरे पास घूम कर कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, आंसर अपने आप आ गया इन टर्म्स ऑफ ओम सेंटीमीटर। तो बेटा अगर आपने यहाँ पर रो फाइंड किया, दिस कम्स आउट टू बी क्लियर। तो यहाँ पर उन्होंने ना रो की वैल्यू फाइंड नहीं की, क्योंकि मुझे रो नहीं, मुझे क्या चाहिए कापा का कंसेप्ट। तो यहाँ पर ये तो इसके सारे यूनिट्स आ गए, रो आ गया। तो कापा इज इक्वल टू क्या था 1 बाय रो। तो कापा इन्होंने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया, कापा की वैल्यू आ गई यहाँ पर 9.55 इंटू 10⁻³ और इसके यूनिट्स क्या आ गए ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हुआ? यहाँ पे बेटा रो आ गया, तो कापा इज इक्वल टू क्या था 1 बाय रो। जब ये सारा का सारा कंसेप्ट उल्टा कर दिया करके आंसर कापा का क्या आ गया ये। जैसे ही कापा का आंसर आया, अब डेल्टा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी। तो कापा की वैल्यू क्या आएगी 9.55 इंटू 10⁻³ ऊपर क्या 1000। अब तुम बताओगे कंसोलेशन का क्या करूं? हाँ जी बेटा, कंसल्टेशन का क्या करें? क्या दी है? हाँ जी बेटा, कंसंट्रेशन कोई तो बोल दो। कंसंट्रेशन m/10 AgNO3। m/10 मींस 0.1। बस ये वैल्यू फाइंड कर दो। तो डेल्टा m कम्स आउट टू बी 95.5 s, साथ में क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया मोल इनवर्स। अब बताओ बेटा सबको क्लियर हुआ ये न्यूमेरिकल? हाँ जी बेटा, सबको क्लियर है या शुड आई रिपीट? सर रिपीट कर दो सर। ये देखो बेटा, यहाँ से R इक्वल टू क्या था V बाय I, तो रेजिस्टेंस आ गई। रेजिस्टेंस के बाद R इक्वल टू रो इनटू L बाय A, और रो इक्वल टू R इनटू A बाय L। मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। तो मुझे क्या चाहिए था कापा, कापा क्या था 1 बाय रो। तो मींस बस इस टर्म को मैंने सारा का सारा क्या रिवर्स कर दिया, इस सारी टर्म को रिवर्स कर दिया। तो कापा आ गया। कापा के बाद अब साथ में क्या फाइंड करना था डेल्टा एम। डेल्टा एम इक्वल टू कापा इनटू 1000 बाय सी। कापा की वैल्यू यहाँ से आ गई 1000, और सी क्या था कंसंट्रेशन। मैंने आपको क्या दिया m/10। m/10 मींस 0.1, तो ये आ गया 0.1 मोल्स पर लीटर। फिर ये गिवन था, बस वैल्यू पुट कर दी तो आंसर आ जाएगा। अब क्लियर बेटा सबको? यस सर। क्लियर कर सकते थे अब ऐसे न्यूमेरिकल्स? तो एक न्यूमेरिकल बेटा आपको दे दूं ताकि आप घर पे ट्राई करो, सेम पैटर्न का ही है। लिखवा दूं एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल? यस सर सर। नोट हाँ करना जी, 2 मिनट। हाँ नोट कर लो, पहले से आराम से नोट कर लो, तभी आगे चलेंगे। नोट करके मुझे बता देना सर हो गया, तभी मैं रब करता हूँ इसे। हाँ जी बेटा, लिख लिया सबने? हाँ जी, कर दूं रब? यस सर। हाँ जी, सबने लिख लिया? यस बोल, सर। सारे बोल दिया करो। पता क्या, तुम्हारे साथ जो 11th का बैच है, लास्ट से ज्यादा आप बच्चों को कहता था कि मुझे 11th का बैच बड़ा लाइवली मिला है। तो वो जो 11th का बैच था, अब क्या हो गया उन्हें? अब क्यों इतना शांत रहते हो? आदित तू तो चुप नहीं करता था। आदित हाँ जी सर। इतने क्वेश्चन पूछता था, आप अब क्यों नहीं पूछता? हाँ जी आदित,
हाँ जी सर, इधर ही हूँ। आदित्य तू भी नहीं पूछता, अक्षय गौरव तुम स्टार्टिंग में बड़ा पूछते थे मुझसे, बहुत ज्यादा, अब नहीं पूछते। अब मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आ गया या क्या हो गया, या पूछना बंद कर दिया? सर अक्षय समझ आ गया, गौरव समझ आ गया सर तरीका। समझ आ गया, चलो गुड। कर दो ना। चलो अब लिखो बेटा, एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको दे रहा था घर से ट्राई करने के लिए, एक लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट, the electrical resistance the electrical resistance of column the electrical resistance of column of 0.05 molar 0.05 molar NaOH solution 0.05 molar NaOH solution of diameter 1 centimeter of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 raised to power 3 ohms. Calculate, इस बार तीनों चीजें कह दी बेटा फाइंड करने के लिए। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। इस बार तीनों टर्म्स कह दी फाइंड करने के लिए। तो मुझे एक बार वाइज बता दो, ये रो किसका सिंबल था? हाँ जी बेटा, Resistivity, sir. रेजिस्टिविटी, कापा कंडक्टिविटी और डेल्टा एम दैट वाज आवर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ गिवन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक बेटा, अब तुम लोग ना मुझे आंसर तो मैं इनके बता देता हूँ। यहाँ पर बेटा जो हमारे पास रो का आंसर आएगा, दिस कम्स आउट टू बी 87.135 ओम सेंटीमीटर, और कापा का आंसर आ जाएगा यहाँ पर घूम फिर कर हमारे पास 0.0148 ओम इनवर्स, और साथ में क्या था, सेंटीमीटर इनवर्स। और डेल्टा एम का आंसर आ जाएगा घूम फिर कर यहाँ पर 229.6 एस सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया, मोल इनवर्स। ये तो इनके आंसर्स आ गए। क्लियर बेटा, तुम लोग थोड़ा सा मुझे हिंट दोगे इस न्यूमेरिकल को करोगे कैसे? आंसर मैंने बता दिया, रो का आंसर 87.13, कापा 0.014 और डेल्टा एम का आंसर ये है। तुम बताओगे मुझे थोड़ा सा हिंट की कैसे करोगे इस न्यूमेरिकल को? Sir, rho to R is equal to rho L by A से आ चलो जाएगा। गुड, R इज इक्वल टू रो इनटू L बाय A। तो यहाँ पे L बड़ा अच्छा दे रखा है आपको 50, एरिया 1 सेंटीमीटर है, तो ये पाई आर स्क्वायर 1 पाई और 1 डिवाइडेड बाय 2.5। तो बेटा R क्या दे रखा है? हाँ जी 5.55 into 10 to the power। क्योंकि अब देखा बेटा, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट बोल कर लिखवाई थी। रेजिस्टेंस वर्ड आया था पहली लाइन में, और रेजिस्टेंस दी कहाँ थी, न्यूमेरिकल के आखिर में जाकर। किसी स्टूडेंट ने इतना भी नहीं ध्यान दिया, उसने देखा करना था ये यूनिट ओम में है तो पक्का ये रेजिस्टेंस ही है। क्लियर? देखो यहाँ से रो आ जाएगा, रो का अगर आंसर आ गया, रो के बाद हमारे पास कापा, कापा इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 1 बाय रो, ये भी आ जाएगा। फिर डेल्टा एम इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, कापा इनटू 1000 बाय सी। कंसंट्रेशन मैंने आपको डायरेक्ट दे रखी है 0.05 मोलर। ये था बेटा न्यूमेरिकल्स को करने का कंसेप्ट। इसलिए मैंने आपको लास्ट टाइम ना शायद 5-6 मिनट पहले छोड़ दिया था, क्योंकि बेटा मुझे ये पांचों डेरिवेशंस इकट्ठी करनी थी, हमें ये पांचों डेरिवेशंस इकट्ठी करनी थी। अब बताओ सबको क्लियर हुआ? रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और साथ में क्या आ गया, मोलर कंडक्टिविटी। सबको क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. क्लियर? अब बेटा अगर ये क्लियर है, अब इस चैप्टर पे भी ना हमारे पास ग्राफ के क्वेश्चंस आ जाएंगे। कर दूं रब? हाँ जी कर दूं रब? Yes, sir. अब बेटा आप ना कंसेप्ट समझते जाना, कहोगे तो मैं आपको नोट डाउन भी करवा दूंगा। अब बेटा हमारे पास ना एक बुक्स में सीबीएसई में क्या होता है, रीजनिंग के कुछ आंसर आ रखे, कंपटीशन में बेटा स्टेटमेंट्स आती हैं, उन्हें हमें आंसर देने पड़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वेरिएशन। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस। को याद है जी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी।
on dilution of given solution, on dilution of our given solution. बेटा खन्ना सर ना चंद्रेश थोड़ा सा जल्दी जल्दी में गंदी राइटिंग लिख गए, पढ़ा जा रहा है सबसे, या बड़ा बड़ा करके फिर लिख दूं? पढ़ा जा रहा है। वेरिएशन ऑफ जी, कापा और डेल्टा एम, सिर्फ टाइम सेव हो जाए इसलिए मैंने लिख दिया। जी स्टैंड फॉर कंडक्टेंस, कापा स्टैंड फॉर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और साथ में क्या था, मोलर कंडक्टिविटी और डाइल्यूशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन, कि मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहा था। तो बेटा चंद्रेश आपके साथ तो नहीं, मैंने सबके साथ ना एक कंसेप्ट किया था जहां पर मेरे पास आयंस जनरेट होंगे, मोर इज द नंबर ऑफ आयंस जनरेटेड, अगर मेरे पास आयंस जनरेट हो गए तो मोबिलिटी ऑफ आवर आयंस विल इंक्रीज, सो कंडक्टेंस ऑफ दैट सॉल्यूशन विल इंक्रीज। इसके बेस पे ना बेटा मुझे जी और डेल्टा एम ये डिफाइन करना आसान हो गया कि जब भी मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ तो मैं अपने इलेक्ट्रोलाइट को आयंस में तोड़ रहा था। आई वाज ब्रेकिंग माय इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयंस। कैसे? अगर मैंने आपको NaCl दिया है तो वाटर में जाते ही ये टूट गया Na+ और Cl-। अगर मैंने आपको यहाँ पर दिया था ऐसे NaCl नहीं दिया, कैल्शियम क्लोराइड, तो इसने मुझे टूट कर दे दिया कैल्शियम आयंस और साथ में Cl-। क्लियर? तो जब ये आयंस में टूट रहा था तो जैसे आयंस जनरेट होंगे तो मोबिलिटी ऑफ आवर आयंस विल इंक्रीज, सो कंडक्टेंस ऑफ आवर सॉल्यूशन विल इंक्रीज। इसलिए बेटा मुझे ये दोनों एक्सप्लेन करने तो आसान हो गए। both G and delta M on dilution will increase since number of ions, since our electrolyte dissociate into ions, and more is the number of ions generated, more will be the conductance of our given electrolytic solution। तो ये दोनों dilution पर तो पक्का increase करेंगे। अब बताओ बेटा G और delta M में तो किसी को डाउट नहीं है? हाँ नो जी सर। बेटा, G और डेल्टा में तो डाउट नहीं है। अब बचा क्या? कापा। बेटा आपकी बुक्स में इसका नाम दे रखा था कंडक्टिविटी, और मैंने स्पेसिफिक वर्ड और दिया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो तुम लोगों ने फिजिक्स में पक्का किया हुआ है या केमिस्ट्री में, थर्मोडायनामिक्स में लास्ट ईयर, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में एक वर्ड आता था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम लोग मास ऑफ द सब्सटेंस फिक्स कर देते थे 1 ग्राम। ऐसे बेटा जब यहाँ पर कापा है, कापा ये क्या था? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, इनमें आयंस फिक्स है। क्लियर बेटा? ये कंसेप्ट ध्यान से समझना, कहोगे तो मैं आपको लिखवा दूंगा। तो यहाँ पे कापा में क्या था? नंबर ऑफ आयंस फिक्स है। तुम लोग बताओ बेटा, पहले मेरे पास आयंस थे 100, मैंने इनको डिसॉल्व किया 1 लीटर में, अब मेरे पास आयंस तो अभी भी 100 है, अब मैंने इन्हें डिसॉल्व कर दिया इन 2 लीटर्स, इन 2 लीटर्स। तो अब बताओगे बेटा किसकी कंडक्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, 100 की 1 लीटर में, या 100 को जब मैंने डाइल्यूट कर दिया 2 लीटर्स? किसमें कंडक्टेंस ज्यादा होगी बेटा, 1 लीटर में या व्हेन दीस आर कंसीडर्ड टू बी 2 लीटर वॉल्यूम? अब मेरे पास बीकर में 100 थे मेरे पास, मैंने उन्हें पहले डिसॉल्व किया 1 लीटर में, तो नंबर ऑफ आयंस पर लीटर ये थे। अब बेटा जब मैंने इसे डाइल्यूट कर दिया 2 लीटर, तो नंबर ऑफ आयंस पर लीटर इंक्रीज किए या डिक्रीज? हाँ जी बेटा, अगर मैंने इन नंबर ऑफ आयंस को इस बार डिसॉल्व किया 2 लीटर में, तो नंबर ऑफ आयंस सेकंड केस में पर लीटर इंक्रीज कर गए या डिक्रीज? इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछा है। हाँ जी, पहले मैंने 100 आयंस रखे पर लीटर, दूसरी बार मैंने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया 2 लीटर, तो नंबर ऑफ आयंस पर लीटर सेकंड केस में ज्यादा हो गए या कम? सर कम होंगे। तो सर कम हो गए। इतना क्या सोचना, मैंने सोचा पता नहीं मैं कोई लैंग्वेज और बोल रहा हूँ जो मुझे अभी तक आंसर नहीं मिल रहा। 100 को पर लीटर में किया, 100 को किया 2 लीटर में, तो पक्का है सेकंड केस में नंबर ऑफ आयंस कम। अगर नंबर ऑफ आयंस कम है तो कंडक्टिविटी कम नहीं हो गया? दैट्स व्हाई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। और बेटा आपके कंपटीशन में ये बड़ी बार स्टेटमेंट्स आ रखी है, ऑल इंक्रीज, ऑल डिक्रीज, या दो के कॉम्बिनेशन। तो जिसको लॉजिक मेरे से क्लियर हुआ, G और डेल्टा M ये दोनों तो बढ़ते हैं ऑन डिलीशन बिकॉज these dissociate into ions. More are the ions generated, more will be the conductance and molar conductivity of our given solution. इसलिए ये दोनों तो बढ़ गए, पर बीच में क्या था? कापा। कापा क्या था? कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक, इसमें नंबर ऑफ आयंस फिक्स है। तो जब मैंने पर लीटर से वॉल्यूम कर दिया 2 लीटर, तो दैट मींस स्ट्रेंथ ऑफ आवर आयंस डिक्रीजेस।
अगर स्ट्रेंथ कम होगी तो पक्का है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज कर गया ऑन डाइल्यूशन। अब बताओ बेटा सबको कापा का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? लिखवा दूं या क्लियर है, या लिखवा दूं ये रीजन? सर लिखवा दो। चलो लिख लो फिर बेटा, बस जब लिखते हो ना फिर मेरे साथ ब्रेक मत लगाना, क्योंकि मैं इंग्लिश लैंग्वेज खुद ही बनाता रहता हूँ, हर बार चेंज हो जाती है। फिर लिख लो इसका रीजन। हाँ जी बेटा लिखो फर्स्ट। इन जनरल G and delta M, in general G and delta M increase on dilution. G and delta M increase on dilution, but kappa decreases on dilution. But kappa decreases on dilution because conductance of the solution is due to presence of ions in solution. Because conductance of the solution is due to presence of ions in solution, greater is the number of ions, greater is the conductance, greater is the number of ions, greater is the conductance। ठीक बेटा, पर कापा में क्या हो रहा था? डिक्रीज। लिख लो, but kappa falls with dilution, because kappa decreases on dilution because number of current carrying ions per cubic centimeter of solution becomes less on dilution। हाँ जी बेटा, अब क्लियर हुआ? हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? यस सर। क्लियर? अब बेटा अगर ये क्लियर है तो याद है सॉल्यूशंस में हम लोगों ने ग्राफ के कंसेप्ट किए थे, है ना? अगर तुम में से किसी को याद हो, और एक सच और बेटा फिर मैंने भूल जाना है, आप में से जिसने टेस्ट दे रखा था डिस्क्रिप्टिव, बेटा आज मैं रात को बैठूंगा चेक करने, कल सुबह आपको नंबर मिल जाएंगे जो आपने मुझे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दिया था। तो बेटा कल मैं तो कहूंगा जिस स्टूडेंट ने मिस किया डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, पहले मुझे कल देना डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ सॉल्यूशंस। जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव दे रखा है सॉल्यूशंस, उनका कल टेस्ट आ जाएगा ऑफ आवर एमसीक्यू। ठीक है बेटा, कल 10 बजे मैं एमसीक्यू टेस्ट ऑफ सॉल्यूशंस अपलोड कर दूंगा। पर तुम में से जिसने वो टेस्ट मिस किया है डिस्क्रिप्टिव, तो बेटा मैं कहूंगा पहले डिस्क्रिप्टिव दो, एमसीक्यू का आप चाहे मुझे बाद में दे देना। ठीक है, याद रहेगा सबको कल का टेस्ट? हाँ जी हाँ जी सर। पक्का बेटा, आप में से काफियों ने टेस्ट मुझे ना चाहे लेट दिया कुछ दिया, पर काफी बच्चों ने दे दिया। 5 या 6 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं दिया, तो बेटा उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप पहले मुझे कल डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना, क्लियर? ताकि आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रहे टेस्ट की। एमसीक्यू का बीच में भी दे सकते हो, पहला डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बेटा जरूरी है। मेरा अगले हफ्ते मतलब मेरा पेपर है सर फिजिक्स का। फिजिक्स का ना, केमिस्ट्री का तो नहीं है? यस सर, इसलिए तो सर फिजिक्स पढ़नी है। पर सॉल्यूशंस आना है आपके? सर नहीं सर, सॉल्यूशंस नहीं है। अब क्या करूं, मन्नत तेरे ना टेस्ट बीच में डिले होते जा रहे हैं बेटा। चल बाद में तू मुझसे बाद में बात कर लेना, बाकी सारे तो ध्यान रखना बेटा। सॉल्यूशंस का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जिसने नहीं दिया वो दे देना, जिसने डिस्क्रिप्टिव दे दिया उनके लिए कल एमसीक्यू का टेस्ट रहेगा। सर आप मेरा कल हाफ चैप्टर कोऑर्डिनेट का ले लो। बेटा वो ऐसे हाफ चैप्टर का नहीं कर रखा टेस्ट, मैंने पूरे चैप्टर्स के बना रखे हैं। सर आप क्वेश्चंस मार्क कर देना ना सर, मैं वो वाले कर दूंगी। चल मैंने तुझे इसलिए कहा, तुझसे बाद में ना मैं तुझे टेस्ट डाल दूंगा,
तो तूने जो टॉपिक्स लिए वो उसका दे देना मुझे, ठीक? चलिए कोऑर्डिनेशन, पर मुझे याद करा देना, मैं भुलक्कड़ बड़ा हूँ, वरना ठीक है सर, मैं आपको तुम्हें क्लास याद, के मैं बाद ना कॉल भूल कर जाता हूँ, तुम सबके साथ इंडिविजुअल डील करते करते मेरा दिमाग घूम जाता है। तो तुम मुझे एक बार बस सुबह 10 बजे याद करा देना, खन्ना सर टेस्ट डाल दो, मैं डाल दूंगा बेटा। ठीक है ठीक? सर। यस चलो, सर। अब ज्यादा टाइम ना खराब करके अब करें ये कंसेप्ट। बेटा आज हमारा लास्ट टॉपिक था जो दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, वो था वेरिएशन ऑफ डेल्टा m with concentration for एक बेटा strong electrolytes, and weak electrolytes, for strong electrolytes and for our weak electrolytes। बेटा ये हमारा टॉपिक ना इतना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पेपर में पता नहीं कितनी बार इसके रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर और या इनके ग्राफ्स आ रखे हैं। तो बेटा अगर तुम्हें याद हो सॉल्यूशंस में भी हम लोगों ने ग्राफ्स किए थे। पहला किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स में टेम्परेचर के साथ, सेकंड फिर किया था हम लोगों ने, याद करो, आइडियल सॉल्यूशन रॉयल्स लॉ के लिए, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस के लिए, और आखिर में जाया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ग्राफ्स के कंसेप्ट। ऐसे ही बेटा यहाँ पे ना ये ग्राफ के कंसेप्ट आपके सीबीएसई और कंपटीशन दोनों में बड़ी बार आ रखा है। वेरिएशन ऑफ डेल्टा एम, दैट मींस मोलर कंडक्टिविटी with the conservation for strong electrolyte and for weak electrolytes। इसके लिए बेटा हम लोग इक्वेशन का यूज करते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या था, डेल्टा सी एम इज इक्वल टू डेल्टा नॉट एम माइनस ए बाय अंडर द रूट सी। क्लियर? डेल्टा सी एम ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता था मोलर कंडक्टिविटी at given concentration और बेटा किसी बुक में आपको ये डेल्टा नॉट एम और किसी बुक में आपको ये लिखा मिल जाएगा डेल्टा इंफिनिटी एम। तो बेटा ये बेसिकली क्या था, मोलर कंडक्टिविटी को mc लिख दूं बस। हाँ जी बेटा, मोलर कंडक्टिविटी को mc लिख दूं, mc at infinite dilution। डेल्टा नॉट एम लिख दूं बेटा, या किसी बुक में डेल्टा इंफिनिटी एम मींस वन एंड सेम थिंग। इसका मीनिंग क्या था, mc मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, और दिस इज नोन एज आवर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ए बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या था, कांस्टेंट था, ए वाज आवर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट था। which depends on the nature of, it depends on the type, which depends on type of solvent, which depends on type of electrolyte, nature and nature of solvent। that means a यहाँ पर हमारे पास क्या था, कांस्टेंट। और बेटा इसको ना हम लोगों ने नाम दे रखा है गंदा सा, तो आपको ना ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये पेपर में हम लोग देंगे। ये बेसिकली हमारे पास डेबाई हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन। दिस वाज आवर डेबाई हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन। ये पढ़ा जा रहा है सबसे, या मैं ऊपर लिख दूं बेटा, डेबाई हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन, डेबाई हक्कल ऑनसेगर, आगे EQUATION इक्वेशन। ये पढ़ा जा रहा है लास्ट लाइन बेटा, या ऊपर लिख दूं? हाँ जी बेटा, एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट बेटा, बस ये पढ़ा जा रहा है लास्ट लाइन, या ऊपर लिख दूं डेबाई पढ़ा हक्कल जा रहा है। हाँ जी बता दो, इतना तो बता दो, पढ़ा जा रहा है। यस सर, रीडेबल है। हाँ बस ठीक है। हाँ अब क्या पूछ रहा था सर? वो ए क्या लिखा आपने, टाइप ऑफ बेटा? इलेक्ट्रॉन यहाँ के पर नीचे? कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट था जिसमें ये इक्वेशन बनाई ना, डेबाई हक्कल ऑनसेगर,
उसने यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट फैक्टर दे दिया जिसको अंडर द रूट कंजर्वेशन से हर बार मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो था दिस बेसिकली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंडेंट था, तो हर केस के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है बेटा? यस ठीक। सर। अब बताओ बेटा, पहले एक सिंपल ये ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर हुआ। इक्वेशन बाइएक्वल ऑन सेगल डेल्टा सीएम मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। डेल्टा नॉट इसका मीनिंग क्या था? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या क्या था? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ए हमारे पास क्या आ गया? कांस्टेंट। और बेटा इस इक्वेशन का ना नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं, मैं पेपर में क्वेश्चन डालूंगा, डिस्कस बाइएक्वल ऑन सेगल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल ग्राफ्स। इसके ग्राफ्स की स्टडी आती है। अब बेटा इनके ग्राफ ड्रॉ करें, अब इसके ग्राफ ड्रॉ कर दूं रब? हाँ जी बेटा, इसे रब कर दूं Yes, sir. इक्वेशन? जो नहीं पढ़ा जा रहा मुझे बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। चंद्रेश बेटा, जो नहीं पढ़ा जा रहा यहाँ पे बता दे, मैं रिपीट कर दूंगा क्या लिखा है। नो सर, पढ़ा जा रहा है। पढ़ा जा रहा है, गुड। समझ भी आ रहा है आज का लेक्चर चंद्रेश? यस सर। चल गुड। तो गौरव ये तेरा दोस्त है और देख इतनी लेट आ रहा है मेरे पास। गौरव वो सर गया हुआ था कहीं पर, उनकी डेथ हो गई थी ना इनकी। अच्छा अच्छा, सॉरी बेटा। बेटा मेरी पब्लिसिटी सेंटर ना तुम बच्चे ही होते हो, तो अपने और कोई यार दोस्त है जिसने करना है उनसे भी मिलवा दो, ताकि उनकी फिर अपने आप एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर मैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स कवर करूंगा। मेरी पब्लिसिटी तुम बच्चे ही होते हो, तो अपना कोई और दोस्त वगैरह जिसने अभी जहाँ जा रहा है नहीं समझ आ रहा, तो मेरा नंबर दे दो ना खन्ना सर का। हाँ जी ठीक है। गौरव, अक्षत, कर दूं रब? Yes, sir. कर दूं रब? अब बेटा इसके बेस पे इस इक्वेशन के बेस में ना बेटा, अब मुझे यहाँ पर ग्राफ के कंसेप्ट करने थे। तो बेटा यहाँ पे देखो, जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया, फिर यहाँ पर मैंने ग्राफ को प्लॉट करना है। यहाँ पे अंडर द रूट हमारे पास क्या ले रखा है? कंसंट्रेशन। अंडर द रूट कंसंट्रेशन। यहाँ पर मैंने आपके साथ क्या ले रखा है? डेल्टा। याद है इसके यूनिट्स क्या थे? एस सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ में क्या था? मोल इनवर्स। क्लियर? बेटा थोड़ा सोच कर आंसर देना, भाई ग्राफ मत बनाना। मैंने एक ग्राफ ऐसे शो करना है, एक ग्राफ सपोज ऐसे शो करना है। क्लियर? एक तो बेटा इस ग्राफ को देखो, जो पढ़ने का मेथड है, याद है मैंने डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी के ग्राफ पढ़ाए थे। यहाँ पे मैं सोल्यूशन को क्या कर रहा हूँ? डाइल्यूट। इस ग्राफ को मैंने ऐसे नहीं पढ़ना बेटा, मैंने इस ग्राफ को पढ़ना है रिवर्स डायरेक्शन। मुझे इस ग्राफ को पढ़ना है रिवर्स डायरेक्शन। यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा। जैसे जैसे मैं सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहा था, याद है जैसे जैसे मैं इसको डाइल्यूट कर रहा था, तो क्या होगा? कंसंट्रेशन विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड दिस मोलर कंडक्टिविटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। पहले ये ग्राफ क्लियर हुआ? क्योंकि तुम बच्चे इधर से पढ़ोगे, इधर से इस ग्राफ को नहीं पढ़ना। इस ग्राफ का कंसेप्ट क्या था? ऑन डिल्यूशन, हाउ डेल्टा एम वेरीज ऑन डिल्यूशन। तो इधर कंसंट्रेशन क्या थी? हाई, दैट मींस आयंस वर लाइक क्लोज टू वन अनदर। अब जैसे जैसे मैं पानी डालने लगा, ये आयंस टूटने लगे। अगर इनमें मोबिलिटी आ गई तो अवर डेल्टा एम विल गो ऑन इंक्रीजिंग। पहले बताओ बेटा, ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर हुआ? कैसे, किस लॉजिक पे ड्रॉ किया? एक अब बार फिर बेटा मुझे ना पढ़ाते हुए ये भूल गया, इनमें से एक ग्राफ में इसका नंबर दे देता हूँ फर्स्ट, इसका नंबर देता हूँ सेकंड। इनमें से बेटा एक होल्ड रूट कर रहा था फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होल्ड रूट कर रहा था फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। मुझे भूल गया इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन सा सर स्ट्रॉन्ग के लिए पहले वाला होगा 1 नंबर। है ना? गुड। क्योंकि बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या था? नंबर ऑफ आयंस ज्यादा थे। अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा थे तो पक्का है दिस फर्स्ट ग्राफ वाज होल्डिंग गुड फॉर आवर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस ग्राफ विल होल्ड गुड फॉर आवर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और दूसरा, मेरे साथ ये ग्राफ पढ़ने क्लियर हुए? कैसे पढ़ने थे? अब मैं आपके साथ इनके प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ कर सकता था फॉर आवर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड फॉर आवर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ हमारे पास ऐसे आया, ये ऐसे। तो यहाँ पर क्या हुआ? मेरे पास एक डिप आ गया। ऐसे बेटा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास ग्राफ आ गया इस बेस पे, इस बेस पे आ गया। तो दिस ग्राफ वाज होल्डिंग गुड फॉर आवर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट and this graph was holding good for our weak electrolyte।
तो बेटा क्या हुआ, इस ग्राफ ने मेरी डिबाई-हक्कल ऑन-सैगर इक्वेशन का कंसेप्ट क्लियर रखा कि एज कंसंट्रेशन डिक्रीजेस डेल्टा एम गोस ऑन इंक्रीजिंग। इस ग्राफ का बेसिक कंसेप्ट था। पर बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या था, इस ग्राफ को अगर मैं एक्सट्रापोलेट करूं पीछे, अगर पीछे किया तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो गया, वेरी वेरी डाइल्यूट। अगर डाइल्यूट है तो वी कैन फाइंड आउट डेल्टा नॉट एम फॉर आवर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये बेटा हमारी डिबाई-हक्कल ऑन-सैगर इक्वेशन का यूज आ गया, दैट वी कैन फाइंड आउट डेल्टा नॉट एम फॉर आवर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये इसकी सिग्निफिकेंस आ गई डिबाई-हक्कल ऑन-सैगर। तो इसके दो सिग्निफिकेंस आ गए। पहला, इट वाज एबल टू एक्सप्लेन दैट एज वी dilute our solution delta m goes on increasing. Second, using this Debye-Hückel on-Seiger equation by extrapolating this graph, we can find out delta naught m for our strong electrolyte. अब बेटा आप बताओ, for weak electrolyte मैं delta naught m find कर सकता था? एक स्टूडेंट कहता है हाँ सर, इस ग्राफ को ऐसे कर दो तो यहाँ पे ये डेल्टा नॉट एम आ गया फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। याद है बेटा इस ग्राफ का एक्सट्रापोलेट का मीनिंग क्या था, इस ग्राफ को कंसेप्ट वाइज लेके जा रहे थे। तो क्या हुआ इस ग्राफ में, आप बताओ बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डेल्टा नॉट एम फाइंड कर सकता था मैं? अब नहीं कर सकता। क्यों? इस ग्राफ को अगर मैं लेकर गया, ये ग्राफ तो पैरेलल हो गया इसके, इस एक्सिस के पैरेलल। तो ये बेटा हमारी डिबाई-हक्कल ऑन-सैगर इक्वेशन का ड्रॉबैक आ गया, that we cannot find out delta naught m for our weak electrolytes. इसलिए बेटा इसको पढ़ने के लिए हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में आएगा क्लार्क्स लॉ। वो हमारा लास्ट टॉपिक था ऑफ आवर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, पर वो आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? आज तो अभी इसी ग्राफ को मैंने एक्सप्लेन करना था। तो बेटा पहले इसकी सिग्निफिकेंस क्लियर हुई ग्राफ की, इस ग्राफ की सिग्निफिकेंस क्लियर हुई। Yes, sir. This graph was able to explain that as concentration of our solution decreases, as we dilute our electrolytic solution, delta m goes on increasing. Second, we could find out delta naught m for our strong electrolyte. ये तो इसकी आ गई इंपॉर्टेंस। अब इसके लिमिटेशंस क्या आ गई, दिस कुड नॉट फाइंड आउट डेल्टा नॉट एम फॉर आवर वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक तो ये आ गया। एक देखा बेटा यहाँ पे ग्राफ जाना चाहिए था ऐसे इस ट्रेंड में, पर यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास ग्राफ ने यहाँ पर क्या डिप शो कर दिया वैल्यू में। तो दैट मींस डेल्टा नॉट एम, या डिबाई-हक्कल ऑन-सैगर इक्वेशन कुड नॉट एक्सप्लेन द डिप फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट हाई कंसंट्रेशन, कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हाई कंसंट्रेशन पे ये कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाया। तो बेटा तुम लोग बताओगे, अगर कंसंट्रेशन, मैंने आपको ये फिजिक्स का रिलेशन करा रखा है, ये मैंने चंद्रेश को भी कल क्लियर किया था, Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। क्लियर? अब बेटा जब यहाँ पर थे तो क्या था, मेरे पास NaCl था, मैंने पानी थोड़ा डाला, पानी कम डाला, तो तुम बताओगे बेटा दोनों आयंस में डिस्टेंस ज्यादा होगा या डिस्टेंस कम? यहाँ पर जो आयंस है उनमें डिस्टेंस ज्यादा होगा या कम? हाँ जी बेटा, यहाँ पर जो आयंस है उनमें डिस्टेंस ज्यादा होगा कम, या यहाँ पर जो आयंस है उनमें डिस्टेंस ज्यादा होगा या कम? हाँ जी बेटा, आयंस में डिस्टेंस यहाँ पर कम होगा या आयंस में डिस्टेंस कम यहाँ पर होगा? सर ये इधर। हाँ जी, यहाँ पर डिस्टेंस कम होगा ना, क्योंकि पानी Yes, मैंने sir. थोड़ा डाला है। अगर पानी थोड़ा डाला है तो इनमें डिस्टेंस क्या था, कम। अगर डिस्टेंस कम है तो इनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या थे, ज्यादा। तो दैट मींस हियर आयंस आर लाइंग वेरी क्लोज टू वन अनदर, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आर स्ट्रॉन्गर। इनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या था, स्ट्रॉन्ग। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्ट्रॉन्ग है तो मोबिलिटी ऑफ आयंस विल डिक्रीज। दैट्स व्हाई दिस ग्राफ शोस डिप इन दिस वैल्यू। क्योंकि इस ग्राफ में बेटा ए जब मैंने लिखा था वो सिर्फ डिपेंड क्या कर रहा था, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डज नॉट कंसीडर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज आयंस। उनमें उसने इन आयंस में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन को कंसीडर नहीं किया। और यहाँ पर क्या था, पानी क्या था, कम था। तो these ions were lying close to one another, so force of attraction was strong and they play important role which was not considered by Debye-Hückel on-Seiger equation. That's why this graph shows in the dip at this value, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन डिप कर गया, डेल्टा एम डिप कर गया, which could not be explained by our Debye-Hückel on-Seiger equation. इसलिए बेटा इसकी या तो आती है सिग्निफिकेंस Debye-Hückel on-Seiger equation, या फिर इसके क्या आते हैं ड्रॉबैक्स। तो बेटा अगर आपको ग्राफ क्लियर है, यहीं से तुम लोग बना लोगे इसका सिग्निफिकेंस। It was able to explain delta naught m for strong electrolyte. Second, this was able to explain that as we dilute our electrolytic solution,
डेल्टा एम गोस ऑन इंक्रीजिंग। पर इसके दो ड्रॉबैक्स आ गए। मुझे ग्राफ ड्रॉ करते क्लियर हो गया। पहला ड्रॉबैक, वी कैन नॉट फाइंड आउट डेल्टा नॉट एम फॉर आवर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सेकंड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या था? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट हाई कंसंट्रेशन, बिकॉज एट दिस स्टेज नंबर ऑफ आयंस वर लाइंग क्लोज टू वन अनदर। अगर ये एक दूसरे के पास थे, इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर गए, सो मोबिलिटी ऑफ दीज आयंस डिक्रीजेस। अगर इनकी मोबिलिटी कम होगी तो पक्का है डेल्टा सीएम वैल्यू विल डिक्रीज। so this concept could not be explained by Debye-Huckel-Onsager equation। अब बताओ बेटा, सबको ये ग्राफ क्लियर हुआ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सीपीएससी और कंपटीशन में ना, इतने इनके क्वेश्चंस आ रखे हैं। सबको समझ आया ग्राफ के नहीं? Yes, सबको? तो ये लिखवाने की जरूरत है या क्लियर है? हाँ जी बेटा, क्लियर है या लिखवा दूं? clear है sir। हाँ, अब सबको ये होगा करना था बंद करो लेक्चर, इसलिए क्लियर बोल रहे हो या सच में? इसका रीजन लिखवा देता हूँ बेटा, बस हाई कंसंट्रेशन का ये लिखवा देता हूँ कि बाकी सारी वर्डिंग सिंपल थी। लिखवा दो इसका लास्ट वाले का। हाँ जी लिख लो, लास्ट वाले का लिख लो बेटा, क्योंकि ये आपको ना खुद लिखना मुश्किल लगेगा। नोट डाउन कर लो इसका रीजन। एट हाई कंसंट्रेशन, ये बेटा इसका कंसेप्ट लिखवा रहा था फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एट हाई कंसंट्रेशन greater interionic attractions, at high concentration greater interionic attractions, greater interionic attractions retards the movement of ions, retards the movement of ions, and therefore delta m decreases, and therefore delta m decreases, and therefore delta m decreases with increase in concentration. Delta m decreases with increase in concentration as this equation does not consider interionic forces of attraction. As this equation does not consider interionic forces of interaction, so this was the limitation. ठीक है बेटा सबको? हाँ जी बेटा, क्लियर? सर क्लियर सबको यहाँ तक? अब बेटा हमारा नेक्स्ट टाइम क्या होगा, एक रह गया कोलार्ड्स लॉ, उसका यूज क्या होगा? वी कैन फाइंड आउट डेल्टा नॉट एम फॉर आवर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एक तो बेटा उसके कंसेप्ट्स आ जाएंगे। ये बेटा आपका जो नेक्स्ट टाइम कोलार्ड्स लॉ है, सीबीएसई में बड़ी बार डिफाइन करना आ रखा है, और कंपटीशन तक इसके ग्राफ के इस कंसेप्ट के कोलार्ड्स लॉ के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा हमारा 11th का रिवीजन आएगा, किसका? ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। याद है किसी को वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? आसान लगता था 11th में या मुश्किल? हाँ जी बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग या उसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की स्टडी रिडॉक्स सेक्शन में आया था। क्लियर है सबको या डाउट्स है? नेक्स्ट टाइम वही टॉपिक आएगा हमारा। क्लियर है सर। बस बेटा नेक्स्ट टाइम हम लोग उसी को एक बार गो थ्रू करेंगे। ठीक, आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा। पांचों टर्म्स हाउ दीज आर रिलेटेड, और साथ में वेरिएशन ऑफ डेल्टा एम, कापा एंड जी ऑन द बेसिस ऑफ डिल्यूशन ऑफ आवर गिवन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और आखिर में ग्राफ्स आ गए डेबाई-हक्कल-ऑनसेगर इक्वेशन के। क्लियर बेटा आज का लेक्चर? कोई डाउट? नो सर। क्लियर? चलो करें क्लोज फिर। क्लोज करें। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी सर एक क्वेश्चन था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या था? जहां पे कैपिटल एम को रिप्लेस कर दूं नॉर्मेलिटी के साथ। याद है मोलर कंडक्टिविटी किया ना? अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ना लेकर मैं दे देता नॉर्मेलिटी, तो दैट विल बी आवर डेल्टा इक्विवेलेंट। क्लियर? अगर तुम्हें वो है वो नेक्स्ट क्लास में चलो क्लियर भी कर दूंगा, एक बार फिर क्लियर कर दूंगा, नॉर्मेलिटी के बेस पे है। ठीक है? ठीक है सर। ठीक, हाँ जी। अब तो क्लियर? करें क्लोज? ओके।
चलो यस सर ओके ओके जी।